Hello dear students, how are you? I hope you are fine. Welcome to my channel Law Scholars and Legal Issues. I am Advocate Vanita. I am presenting here again with another important topic that is related to Domestic Violence Act. देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में जो है हमने मोस्टली सारा लगभग कंप्लीट कर लिया है सिलेबस, पर मिसलेनियस जो प्रोविजंस है वो रह गए हैं, उसको मैं आज के इस लेक्चर में कवर अप करवा दूंगी। अगर आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे तो आप मेरे प्रीवियस लेक्चर देख लीजिए और उसके बाद ही आज का लेक्चर आप कंटिन्यू कीजिए। चलिए आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सेक्शन 30 बात करता है कि प्रोटेक्शन ऑफिसर्स एंड मेंबर्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर्स टू बी पब्लिक सर्वेंट। सिंपल सा प्रोविजन है, कुछ भी डिटेल में समझने की जरूरत नहीं है कि जो भी प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होंगे और जो सर्विस प्रोवाइडर्स होंगे उन्हें पब्लिक सर्वेंट माना जाएगा सेक्शन 21 आईपीसी के तहत। तो इससे अलावा हमें ज़्यादा कुछ इसमें नहीं करना है कि जो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स होते हैं वो क्या होंगे, पब्लिक सर्वेंट माने जाएंगे सेक्शन 21 के तहत। अगर ये प्री में क्वेश्चन आता है तो सिर्फ इससे पॉइंट से आएगा, मेन में इससे आने के चांसेस नहीं होते जुडिशरी के अंदर, तो इतना करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट उसको हम देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है आपको, नेक्स्ट कहता है कि पेनल्टी फॉर ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर बाय रेस्पोंडेंट, कि रेस्पोंडेंट को एक प्रोटेक्शन ऑर्डर हो गया है कि आप जो है अपना पेमेंट कीजिए और उसको ब्रीच कर रहा है, रेस्पोंडेंट टाइम से जो पेमेंट डिपॉजिट नहीं करवा रहा है, तो क्या होगा, उसको कितनी पेनल्टी मिलेगी। ब्रीच ऑफ प्रोटेक्शन ऑर्डर, एक ब्रीच कर दिया गया है प्रोटेक्शन ऑर्डर का, एक तो ये पॉइंट है ब्रीच किया गया है, और ऑफ एन इंटरिम प्रोटेक्शन या इंटरिम जो ऑर्डर हुआ था उसको ब्रीच कर दिया गया है रेस्पोंडेंट के द्वारा, तो शैल बी एन ऑफेंस, उसे क्या माना जाएगा, एक ऑफेंस माना जाएगा। एंड शैल बी पनिश्ड विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड्स टू 1 ईयर, अप टू 1 ईयर्स तक की पनिशमेंट मिल सकती है इसके अंदर। और फाइन लगाया जा सकता है, जो कितने तक हो सकता है, 20,000 तक। फाइन कितने तक होगा, 20,000 तक का फाइन लगा सकता है। अगर कोर्ट को लगे कि रिस्पोंडेंट जो है जानबूझ के कर रहा है तो हो सकता है कोर्ट जो दोनों के भी ऑर्डर कर दे, तो कोर्ट जो है 1 साल तक की पनिशमेंट दे सकती है, 20,000 तक का फाइन दे सकती है, और अगर चाहे तो पूरी की पूरी दोनों की दोनों जो है पनिशमेंट जो है कोर्ट उसे दे सकती है। तो ये इसमें बात कही गई है, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल में समझने वाला नहीं है, ये आप देख सकते हो। मैं हाईलाइट कर देती हूँ थोड़ा सा इसको, 1 ईयर लिख देती हूँ, हाईलाइट क्या, 1 ईयर, अप टू 1 ईयर की बात हो रही है, कम कितनी हो सकती है, या फाइन वो भी कितना है, अप टू 20,000 तक, और या दोनों दिया जा सकता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट प्रोविजन, इसको आप समझ सकते हो। फिर है द ऑफेंसेस अंडर सबसेक्शन 1 शैल प्रैक्टिकल ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट। अभी ऑफेंस जो है ये किसके द्वारा ट्रायबल होंगे, मजिस्ट्रेट इसको ट्राई करेगा, और जो है पास द ऑर्डर द ब्रीच ऑफ विच हैज बीन एलिज्ड टू हैव बीन कॉज्ड बाय द एक्यूज्ड, जो एक्यूज्ड के द्वारा आरोप किया गया तो उसके तहत मजिस्ट्रेट जो ट्रायल करेगा। फिर वाइल फ्रेमिंग चार्ज, जब चार्ज फ्रेम किए जाएंगे 498A के, अगर मान लीजिए ये भी ऑफेंस किया गया और 498A का भी क्रिमिनल ऑफेंस है, और एनी अदर प्रोविजन ऑफ दैट को, डोरी प्रोहिबिशन का भी कोई ऑफेंस का अगर एफआईआर दर्ज हुई है, एज द केस में बी, इफ द फैक्ट डिस्क्लोजेस द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस अंडर दोज प्रोविजन। तो जब भी फ्रेमिंग की जाएगी सब सेक्शन की, तो इनके साथ, इन ऑफेंसेस के साथ ही उसको फ्रेम कर दिया जाएगा, सेपरेट फ्रेमिंग की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ठीक है। जब चार्ज फ्रेम किए जाते हैं तो आईपीसी के अदर प्रोविजन जो है उसके साथ साथ इसको भी आप फ्रेम कर दोगे। कॉग्निजेंस कौन लेगा, कॉग्निजेंस का मतलब संज्ञान कौन लेगा, संज्ञान कौन लेगा। तो कह रहा है कि जब आप मान लीजिए कॉग्निजेंस की बात करते हैं तो संज्ञान कौन लेगा, मजिस्ट्रेट ही लेगा। और ये ऑफेंस कैसे होंगे, कॉग्निजेबल होंगे। कॉग्निजेबल का मतलब होता है कि जिसमें एफआईआर रजिस्टर्ड होती है वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, एंड नॉन बेलेबल, और इसमें बेल भी नहीं होगी, ये इसमें ऑफेंस की बात की गई है। अपन द सोल टेस्टिमनी ऑफ द एग्रीड पर्सन, सिर्फ एग्रीड पर्सन, शिकायतकर्ता के सिर्फ अकेले की गवाही के आधार पर कोर्ट जो है इस नतीजे पर पहुंच सकती है कि सेक्शन 31 का जो है ऑफेंस कंडक्ट हुआ है, यानी कि सेक्शन 31 के ऑफेंस के लिए सिर्फ एक एग्रीड की गवाही ही सफिशिएंट होती है। वो इसलिए होती है क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर है, अगर उसको प्रॉपरली आप परफॉर्म नहीं कर रहे हो तो ऑटोमेटिक वो एविडेंस ही तो माने जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है 33 कहता है कि अगर पेनल्टी फॉर नॉट डिस्चार्जिंग ड्यूटी बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर, जिस प्रोटेक्शन ऑफिसर को अपॉइंट किया गया है उसके द्वारा अगर ड्यूटी परफॉर्म नहीं की जा रही है, जो उसकी ड्यूटी है डोमेस्टिक रिपोर्ट बनाना और करना, तो उसके लिए कितना फाइन रहेगा। तो वही प्रोविजन इसके अंदर आ जाएगा कि वही इसके अंदर कितना फाइन रहेगा। इसके अंदर भी आप जो है देखोगे कि 1 ईयर का है, या फाइन हो सकता है कितने तक, 20,000 तक, और या दोनों भी हो सकता है। तो ये जो है इसमें भी
कोई भी ऑर्डर है, ड्यूटीज है, मजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दी प्रोटेक्शन ऑफिसर को, बिना किसी सफिशिएंट कारण के अगर वो परफॉर्म नहीं करता तो ये कुछ होगा, ठीक है। कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड बाय प्रोटेक्शन ऑफिसर, अभी ये जो 33 का जो ऑफेंस किया गया प्रोटेक्शन ऑफिसर के द्वारा, उसकी कॉग्निजेंस कौन लेगा। कहता है कि उसकी कॉग्निजेंस लेने के लिए नो प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग शैल लाई द अनलेस ए कंप्लेंट। ये क्या कह रहा है, देखिए ये क्या है, प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या है, सेक्शन 21 आईपीसी के तहत पब्लिक सर्वेंट है, और पब्लिक सर्वेंट के मैटर में पहले क्या लेना पड़ेगा, प्रीवियस सैंक्शन स्टेट गवर्नमेंट की या जिस भी ऑफिसर को जहां जिसके हिसाब से ऑथोराइज किया गया था उनकी जब आप सैंक्शन ले लोगे, परमिशन ले लोगे, उसके बाद ही उनके खिलाफ कोई भी केस चलाया जा सकता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है पॉइंट, समझ लिया हमने। कह रहा है कि प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर है या कोई अदर भी ऑफिसर है, अगर कोई एक्ट करता है गुड फेथ में तो उसके खिलाफ कोई भी केस नहीं चलेगा। फिर कह रहा है 36 कह रहा है एक्ट नॉट इन डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ, कि इस एक्ट के जो प्रोविजन है वो किसी दूसरे एक्ट के प्रोविजन को डेरोगेट नहीं करेंगे, उनके साथ साथ चलेंगे, ठीक है। जैसे सीआरपीसी में कुछ प्रोविजन है और इनमें कुछ प्रोविजन है, अगर कॉन्ट्राडिक्शन होता है तो दोनों साथ चलेंगे। हालांकि कॉन्ट्राडिक्शन की बात नहीं कर रहे, ये कह रहा है डेरोगेशन में नहीं होना चाहिए, कि दूसरे एक्ट में कोई लॉ है उसके हिसाब से इसमें डेरोगेशन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रोविजन सिंपल सा है, पावर टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल, पावर को किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, वो रूल्स बना सकती है, और जो भी रूल्स बनाएगी ये सारा का सारा देख लो आप कौन कौन से रूल्स है, पढ़ सकते हो, कोई ज़्यादा इतना डिटेल में नहीं। इसमें एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो भी रूल्स बनेंगे वो जो है 30 डेज के अंदर अंदर पार्लियामेंट की जो मीटिंग होती है, सॉरी बिफोर पार्लियामेंट रखा जाएगा, दोनों हाउसेस की सहमति हो जाएगी और उसके बाद उस रूल को फ्रेम कर दिया जाएगा। तो ये है आज का हमारा कंसेप्ट, जिसको मैंने अपने हिसाब से अच्छे से कवर अप किया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर दीजिए। कोरोना के इस टाइम पीरियड में आप अपने फैमिली मेम्बर्स, अपने नेबरहुड का ध्यान रखिए। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो और फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, जिससे फर्दर जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होगा उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। कोरोना के इस टाइम पीरियड में मैं पहले भी कह चुकी हूँ, आप अपना ध्यान रखिए, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।